सभी को नमस्कार। सभी का हार्दिक स्वागत है केमिस्ट्री बाई रामनिवास सोयुवाल सर यूट्यूब चैनल पर। और हम अध्ययन कर रहे थे 12th साइंस के रसायन विज्ञान के लेसन नंबर 8 का, यानी डी एंड एफ खंड के तत्व। इस लेसन के हमारे 9 पार्ट कंप्लीट हो चुके थे और आज हमारा इस लेसन का पार्ट नंबर रहेगा 10, या अपन कह सकते हैं वीडियो नंबर 10। हम आज इस पार्ट में एक्टिनाइड तत्व पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे थे एफ खंड के तत्व। एफ खंड के तत्वों में हमने लेंथेनाइड तत्वों का अध्ययन कर लिया, लेकिन एक्टिनाइड पढ़ने से पहले हम लेंथेनाइड तत्वों के कुछ प्रमुख उपयोग हैं, उनका अध्ययन हम देखेंगे। तो आप अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे, वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखेंगे। देखो, लेंथेनाइड तत्वों के उपयोग यानी यूजेज ऑफ लेंथेनाइड्स एलिमेंट। अपन कह सकते हैं कि लेंथेनाइड यौगिकों के उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं, हम उसकी चर्चा करते हैं। लेंथेनाइड तत्वों के उपयोग देखने के बाद में हम एक्टिनाइड तत्वों का अध्ययन स्टार्ट करेंगे। तो देखो, लेंथेनाइड तत्वों के कौन कौन से उपयोग हैं। हेडिंग हमारी है लेंथेनाइड तत्वों के उपयोग। देखो, इम्पोर्टेंट है, लेंथेनाइड तत्वों से बनी मिश्र धातुओं को मिश्र धातु कहते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखोगे। लेंथेनाइड तत्वों से बनी मिश्र धातुओं को मिश्र धातु यानी मिश्र मेटल कहते हैं। अब देखो, इस मिश्र मेटल का संगठन क्या होता है। मिश्र मेटल में सीरियम होता है, लेंथेनम, नियोडाइमियम, आयरन, इसके अलावा अपन कह सकते हैं सल्फर, कार्बन, सिलिकॉन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। इन सब से मिलकर क्या बनी होती है, मिश्र धातु। मिश्र धातु है क्या, लेंथेनाइड तत्वों से बनी मिश्र धातुओं को हम मिश्र धातु कहते हैं। देखो, सीरियम 40%, लेंथेनम और नियोडाइमियम ये होते हैं 44%, आयरन होता है 5% और सल्फर, कार्बन, सिलिकॉन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम ये होते हैं सूक्ष्म मात्रा में। तो इनसे मिलकर क्या बनी होती है, मिश्र धातु। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है कि मिश्र धातु किसे कहते हैं। तो लेंथेनाइड तत्वों से मिलकर बनी मिश्र धातुओं को मिश्र धातु कहते हैं। अब देखो, इस मिश्र धातु का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। मिश्र धातु का उपयोग सिगरेट यानी जो सिगरेट होती है, बीड़ी सिगरेट, उनको जलाने के जो लाइटर होते हैं, तो सिगरेट एवं गैस लाइटर, लाइट फेंकने वाले टैंकों, गोली, बुलेट, अरे गन और पिस्तौल की जो गोली होती हैं वो गोली तथा गोले, बम का जो गोला होता है, गोले बनाने में किया जाता है। क्योंकि यह मिश्र धातु बहुत ही कठोर होती है, इसलिए इनका उपयोग सिगरेट एवं गैस लाइटर, लाइट फेंकने वाले टैंकों, गोली तथा गोले बनाने में किया जाता है। दूसरा उपयोग देखो आप, 3% तो मिश्र धातु होगी और उसमें मैग्नीशियम धातु होगी, और इनसे मिलकर जो मिश्र धातु बनती है उसका उपयोग जेट इंजन के कलपुर्जे बनाने में किया जाता है। क्या बताया मैंने, 3% मिश्र धातु, उसके साथ में मैग्नीशियम धातु होगी, इनसे मिलकर जो मिश्र धातु होगी इसका उपयोग जेट इंजन के कलपुर्जे बनाने में किया जाता है। सीरियम सल्फेट को आयतनीय अनुमापन में ऑक्सीकारक के रूप में प्रयुक्त करते हैं। नेक्स्ट उपयोग है सीरियम के जो लवण होते हैं, साल्ट, सीरियम लवण उत्प्रेरक के रूप में तथा सूती कपड़ों की रंगाई में प्रयुक्त होते हैं। फिर है नेक्स्ट नियोडाइमियम एवं प्रेसियोडाइमियम के ऑक्साइड धूप के चश्मों के लिए रंगीन लेंस बनाने के काम आते हैं। और देखो, लेंथेनाइड तत्वों के जो यौगिक होते हैं वो अनुचुंबकीय व लोह चुंबकीय प्रकृति के होते हैं, इसका अध्ययन हमने किया था। तो इनके यौगिकों की अनुचुंबकीय व लोह चुंबकीय प्रकृति होने के कारण इनके यौगिकों का उपयोग मैग्नेट यानी चुंबक तथा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र बनाने में किया जाता है। तो ये कुछ लेंथेनाइड तत्वों के महत्वपूर्ण उपयोग, इनको भी आप ध्यान में रखोगे। तो अपन कह सकते हैं कि अब हमारा जो
एफ खंड के तत्वों का लेंथेनाइड वाला टॉपिक था, या अपन कह सकते हैं जो 4F श्रेणी थी वो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम एफ खंड के तत्वों में अध्ययन करेंगे एक्टिनाइड का, जिसे हम 5F श्रेणी भी कहते हैं या एक्टिनोन भी कहते हैं। देखो अब हम एक्टिनाइड स्टार्ट करेंगे, ये अपन कह सकते हैं 5F श्रेणी, यानी अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी, एक्टिनाइड। एक्टिनाइड इन्हें हम एक्टिनोन भी कहते हैं, एक्टिनोन, और इन्हें हम 5F श्रेणी भी कहते हैं। एक्टिनाइड, एक्टिनोन या 5F श्रेणी। देखो क्या कहेंगे हम कहेंगे एफ खंड के वे तत्व, ध्यान से समझना, एफ खंड के वे तत्व जिनमें आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में, और एफ कौन सा है, देखो 5F है, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे 5F उपकोष में भरा जाता है। एफ खंड के वे तत्व जिनमें आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन 5F उपकोष में भरा जाता है। फाइव एफ श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। 5F श्रेणी के तत्व या अपन कह सकते हैं एक्टिनाइड कहलाते हैं। तो कोष्टक में मैं लिख रहा हूँ एक्टिनाइड। एक्टिनाइड या 5F श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। अब देखो ये हमें पता है कि इन्हें एक्टिनाइड क्यों कहते हैं, क्योंकि एक्टिनियम के बाद आते हैं, यानी एक्टिनियम के बाद आने वाले 14 एलिमेंट एक्टिनाइड कहलाते हैं। अब देखो हमने लेंथेनाइड श्रेणी को क्या कहा था, प्रथम अंतः संक्रमण श्रेणी। तो एक्टिनाइड क्या होगी, द्वितीय अंतः संक्रमण श्रेणी। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, 5F श्रेणी को 5F श्रेणी को द्वितीय अंतः संक्रमण श्रेणी, द्वितीय अंतः संक्रमण श्रेणी, यानी हम इसे कहेंगे सेकंड इनर ट्रांजिशन सीरीज। क्या कहेंगे, सेकंड इनर ट्रांजिशन सीरीज, यानी द्वितीय अंतः संक्रमण श्रेणी भी कहते हैं। देखो इस श्रेणी में थोरियम 90 से लोरेंशियम 103 तक के 14 एलिमेंट रखे गए हैं। यानी हम नेक्स्ट बिंदु में कह सकते हैं इस श्रेणी में थोरियम
90 से लेकर थोरियम 90 से लेकर लोरेंशियम 103 तक के 103 है 103 तक के 14 तत्व रखे गए हैं। 14 तत्व रखे गए हैं। अब देखो समस्त लेंथेनाइडों को हमने क्या कहा था, सामूहिक रूप से एलन के द्वारा व्यक्त किया था। तो समस्त एक्टिनाइडों को हम सामूहिक प्रतीक AN के द्वारा दर्शाते हैं। तो हम क्या कहेंगे नेक्स्ट बिंदु में, समस्त एक्टिनाइड तत्वों को सामूहिक प्रतीक, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि समस्त एक्टिनाइड तत्वों को सामूहिक रूप से AN प्रतीक के द्वारा दर्शाया जाता है। AN प्रतीक के द्वारा दर्शाया जाता है। अब देखो एक्टिनाइड तत्वों को मुख्य आवर्त सारणी के बाहर ठीक लेंथेनाइड तत्वों के नीचे रखा गया है। यानी नेक्स्ट बिंदु में हम क्या कह सकते हैं, एक्टिनाइड तत्वों को मुख्य आवर्त सारणी के बाहर लेंथेनाइड, क्या कहेंगे, लेंथेनाइड तत्वों के ठीक नीचे रखा गया है जिसके निम्न कारण हैं। जिसके निम्न कारण हैं। देखो पहला कारण तो क्या है कि एक्टिनाइड तत्वों के गुणों में समानता, क्या कहेंगे, एक्टिनाइड तत्वों के गुणों में समानता। देखो जिस प्रकार लेंथेनाइड श्रेणी के सभी तत्वों में समानता पाई जाती है, ठीक उसी प्रकार एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों के गुणों में भी समानता पाई जाती है। तो पहला कारण है कि इनको मुख्य आवर्त सारणी के बाहर लेंथेनाइड तत्वों के ठीक नीचे क्यों रखा गया है। दूसरा कारण अपन कह सकते हैं लेंथेनाइड तत्वों के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लेंथेनाइड तत्वों की समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या कहेंगे कि लेंथेनाइड तत्वों के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी जिस प्रकार लेंथेनाइड तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है
ठीक उसी प्रकार एक्टिनाइड तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो दूसरे कारण ये हो गया। तीसरे कारण में अपन क्या कह सकते हैं, मुख्य आवर्त सारणी में स्थान की कमी। तो इस कारण की वजह से भी एक्टिनाइड तत्वों को मुख्य आवर्त सारणी के बाहर लेंथेनाइड तत्वों के ठीक नीचे रखा गया है। तो हमने क्या कहा कि F खंड के वे तत्व जिनमें आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन 5F उपकोष में भरा जाता है 5F श्रेणी के तत्व यानी एक्टिनाइड कहलाते हैं। और ये हमें पता है कि ये 14 एलिमेंट एक्टिनियम तत्व के बाद आते हैं, इसलिए इन्हें एक्टिनाइड कहते हैं। 5F श्रेणी को द्वितीय अंतः संक्रमण श्रेणी यानी सेकेंड इनर ट्रांजिशन सीरीज भी कहते हैं। इस श्रेणी में थोरियम 90 से लेकर लोरेंशियम 103 तक के 14 तत्व रखे गए हैं। समस्त एक्टिनाइड तत्वों को सामूहिक रूप से An प्रतीक के द्वारा दर्शाया जाता है। एक्टिनाइड तत्वों को मुख्य आवर्त सारणी के बाहर लेंथेनाइड तत्वों के ठीक नीचे रखा गया है, जिसके निम्न कारण हैं। 3 कारण मैंने आपको बताए हैं। पहला कारण क्या बताया कि एक्टिनाइड तत्वों के गुणों में समानता पाई जाती है, लेंथेनाइड तत्वों के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है इनका, और मुख्य आवर्त सारणी में स्थान की अनुपलब्धता या स्थान की कमी होती है। तो इन कारणों की वजह से एक्टिनाइड तत्वों को मुख्य आवर्त सारणी के बाहर लेंथेनाइड तत्वों के नीचे रखा गया है। अगले बिंदु में हम क्या कह सकते हैं, लेंथेनाइड तत्वों की भांति एक्टिनाइड तत्वों में भी इलेक्ट्रॉन n-2f कक्षकों में भरे जाते हैं। अतः इन तत्वों में भी 3 कोष अपूर्ण होते हैं। इंपॉर्टेंट बात है भाई, 3 कोष अपूर्ण होते हैं। देखो इसकी चर्चा हमने लेंथेनाइड में भी की थी कि लेंथेनाइड तत्वों की भांति एक्टिनाइड तत्वों में भी इलेक्ट्रॉन n-2f कक्षकों में भरे जाते हैं। अतः इन तत्वों में भी 3 कोष अपूर्ण होते हैं। अगले बिंदु में हम कह सकते हैं एक्टिनाइड तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास केवल एक्टिनाइड तत्वों का लिख रहा हूं मैं, तो एक्टिनाइड तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5F 0 से 14 और 6D 0 से 2 और 7S2 होता है। क्या बताया, 5F 0 से 14, 6D 0 से 2 और 7S2 होता है। अब देखो हम एक्टिनाइड तत्वों के बारे में 2 इंपॉर्टेंट बातें पढ़ेंगे। हम कहेंगे कि सभी एक्टिनाइड तत्व रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं, यानी हम अगले बिंदु में कह सकते हैं
सभी एक्टिनाइड तत्व, इंपॉर्टेंट बात है भाई, सभी एक्टिनाइड तत्व रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं। रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं। रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं। देखो लेंथेनाइडों में तो हमने केवल एक तत्व पढ़ा था, कौन सा था वो? प्रोमीथियम, परमाणु क्रमांक 61। यानी लेंथेनाइडों में तो केवल एकमात्र तत्व है, प्रोमीथियम में क्या था? रेडियो सक्रिय। लेकिन एक्टिनाइडों में सभी एक्टिनाइड तत्व क्या होते हैं? रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं। अब मैं ऊपर से हटा रहा हूं। देखो एक्टिनाइडों में यूरेनियम के बाद आने वाले तत्व प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं। और प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं इसका मतलब उनका निर्माण कृत्रिम रूप से किया जाता है और वे अस्थायी होते हैं। और इसीलिए यूरेनियम के बाद आने वाले सभी एक्टिनाइड तत्वों को क्या कहते हैं? परा यूरेनियम तत्व है। तो इस बात को आप स्टार लगा के लिखोगे। नेक्स्ट पॉइंट को आप स्टार लगा के लिखोगे। क्या कहेंगे? यूरेनियम 92 के बाद आने वाले सभी एक्टिनाइड तत्व प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं। प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं। प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं। ये तत्व कृत्रिम, क्या कहेंगे? ये तत्व कृत्रिम एवं अस्थायी होते हैं। कृत्रिम एवं अस्थायी होते हैं। अस्थायी होते हैं। अतः इन तत्वों को कौन सो को? यूरेनियम के बाद आने वाले तत्वों को। अतः इन तत्वों को परा यूरेनियम तत्व, नाम को आप ध्यान में रखोगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में। परा यूरेनियम तत्व यानी इन्हें हम कहेंगे ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। क्या कहेंगे? ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट यानी परा यूरेनियम तत्व या अति भारी तत्व, दोनों नाम ध्यान में रखोगे। या अति भारी तत्व, अति भारी तत्व यानी सुपर हेवी एलिमेंट्स। सुपर हेवी एलिमेंट्स कहते हैं। इस पॉइंट को वापस से मैं आपको समझा रहा हूं। यूरेनियम 92 के बाद आने वाले सभी एक्टिनाइड तत्व प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं। ये तत्व कृत्रिम एवं अस्थायी होते हैं। अतः इन तत्वों को
para यूरेनियम तत्व यानी ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स या अति भारी तत्व यानी सुपर हेवी एलिमेंट्स कहते हैं। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है, para यूरेनियम तत्व से क्या तात्पर्य है, या para यूरेनियम तत्व किसे कहते हैं, या फिर अति भारी तत्व से आप क्या समझते हैं, तो इसको आप ध्यान में रखोगे। अब देखो, जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है इन तत्वों का स्थायित्व घटता जाता है। तो अगले स्टार में हम क्या कह सकते हैं, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ क्या कहेंगे, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ इन तत्वों का स्थायित्व, इन तत्वों का स्थायित्व घटता जाता है, घटता जाता है। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे। अब हम एक्टिनाइड तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। देखो, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो मैंने आपको बता दिया है। एक्टिनाइड तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो क्या होता है, 5f0 से 14, 6d0 से 2 और 7s2। अब हम सभी एक्टिनाइड तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे। देखो, ये है एक्टिनाइड तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो, अभी मैंने सारणी बनाई है, विन्यास अभी तक मैंने नहीं लिखा है। देखो, तत्व कौन कौन से हैं, परमाणु क्रमांक कौन कौन से हैं और इनका प्रतीक है। देखो, एक्टिनाइड श्रेणी में थोरियम 90 से लेके लोरेंशियम 103 तक के एलिमेंट हैं। थोरियम परमाणु क्रमांक 90, प्रतीक TH। प्रोटेक्टिनियम परमाणु क्रमांक 91, प्रतीक PA। यूरेनियम परमाणु क्रमांक 92, प्रतीक U। नेपटूनियम परमाणु क्रमांक 93, प्रतीक NP। प्लूटोनियम परमाणु क्रमांक 94, प्रतीक PU। अमेरिशियम परमाणु क्रमांक 95, प्रतीक AM। क्यूरियम परमाणु क्रमांक 96, प्रतीक CM। बर्केलियम 97, BK। कैलिफोर्नियम 98, CF। आइंस्टीनियम 99, ES। फर्मियम 100, FM। मेंडिलिवियम 101, MD। नोबेलियम 102, NO। और लोरेंशियम 103, LR। तो ये तो हो गई तत्व का नाम, तत्व का परमाणु क्रमांक और तत्व का प्रतीक। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। देखो, एक्टिनाइड श्रेणी के 14 एलिमेंट एक्टिनियम के बाद आते हैं। तो पहले हम एक्टिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। देखो, एक्टिनियम 89। देखो, हमने लेंथेनाइडों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा था जिनोन अक्रिय गैस के विन्यास से तुलना करके, और एक्टिनाइड तत्वों का हम विन्यास लिखेंगे रेडोन अक्रिय विन्यास, रेडोन अक्रिय गैस के विन्यास से तुलना करके। देखो क्या होगा, 5f0, 6d1 और 7s2, ये है विन्यास एक्टिनियम का। और रेडोन अक्रिय गैस के विन्यास से तुलना करके हमने विन्यास लिखा है 5f0, 6d1, 7s2। अब देखो, एक्टिनियम 89 और हमारा थोरियम 90, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, 5f में आएगा, यानी रेडोन, ध्यान से समझना, 5f1, 6d1 और 7s2। अब देखो आप, इस थोरियम में देखो क्या होता है, इस थोरियम का एक विन्यास और होता है, वो विन्यास मैं बाहर लिख रहा हूँ। देखो, उसको भी आप ध्यान में रखोगे। और क्यों होता है, रेडोन 5f0 और 6d2 और 7s2, ये विन्यास भी किसका होता है,
थोरियम का होता है। क्यों होता है? क्योंकि 5f कक्षक और 6d कक्षकों में ऊर्जा अंतर कम होता है, तो 5f का इलेक्ट्रॉन 6d में संक्रमित हो जाता है। तो रेडॉन 5f1 6d1 7s2 और रेडॉन 5f0 यानी 5f का इलेक्ट्रॉन 6d में आ गया तो 6d में 2 हो गए। तो ये विन्यास भी ध्यान में रखोगे आप, और ये भी, दोनों विन्यास होते हैं किसके? थोरियम के। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रोटेक्टी नियम देखो क्या होगा। रेडॉन 5f है, रेडॉन 5f2 6d1 7s2। फिर बात करते हैं यूरेनियम की। रेडॉन 5f3 6d1 7s2। फिर बात करते हैं नेपटूनियम की। रेडॉन 5f4 6d1 7s2। अब देखो यहाँ पर प्लूटोनियम में क्या होगा? 5f5 नहीं होगा, यानी 6d का इलेक्ट्रॉन 5f में आ जाएगा। तो प्लूटोनियम में क्या होगा? देखो 5f6 होगा, 5 नहीं होगा। 6 क्यों हुआ? क्योंकि 6d का इलेक्ट्रॉन 5f में आ गया, तो 5f6 और अब 6d क्या हो गया? 0 और 7s2। फिर बात करते हैं अमेरिशियम की। रेडॉन 5f7 6d0 और 7s2। अब देखो क्यूरियम में रेडॉन 5f7 रहेगा। क्यों? अरे 5f7 अर्धभरा विन्यास स्थायी होता है, इसका मतलब अब इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? 6d में आएगा और 7s2। फिर बात करते हैं बर्केलियम की। रेडॉन 5f8 नहीं होगा, अब क्या होगा? 9, तो 5f9 6d0 और 7s2। फिर बात करते हैं कैलिफोर्नियम की। रेडॉन 5f10 6d0 7s2। फिर बात करते हैं आइंस्टीनियम की। रेडॉन 5f11 6d0 7s2। फिर बात करते हैं फर्मियम की। रेडॉन 5f12 6d0 7s2। फिर बात करते हैं मेंडेलियम की। रेडॉन 5f13 6d0 7s2। फिर बात करते हैं नोबेलियम की। रेडॉन 5f14 6d0 7s2। और फिर लास्ट में लोरेंशियम। रेडॉन 5f14 ही रहेगा, अब 6d में आ जाएगा तो 6d1 और 7s2। अब देखो आपको विन्यास कौन कौन से मेनली ध्यान में रखने हैं। देखो एक तो आपको विन्यास ध्यान में रखना है किसका? प्लूटोनियम का। क्यों? क्योंकि प्लूटोनियम में 5f होना चाहिए लेकिन नहीं होता है, 5f6 होता है और 6d0 होता है। एक आप ध्यान में रखोगे अमेरिशियम का। रेडॉन 5f7 6d0 7s2। और एक आप रखोगे क्यूरियम का। क्यों? क्योंकि इनमें अर्धभरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। देख सकते हो आप अमेरिशियम में रेडॉन 5f7 6d0 है, जबकि क्यूरियम में क्या होता है? रेडॉन 5f7 6d1। क्यों? क्योंकि अर्धभरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसलिए स्थायी है। और एक आप ध्यान में रखोगे कौन सा? नोबेलियम और लोरेंशियम का। इनमें क्या है? इनमें पूर्ण भरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। देखो 5f14 6d0 और 7s2।
लोरेंशियम में रेडोन 5F14 6D1। वैसे तो आपको विन्यास सभी के ध्यान में रखने हैं, लेकिन मेनली आपको इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो याद होना ही चाहिए। जब आप एक दो बार लिखोगे ना तो आराम से आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद हो जाएंगे, रटने की आपको ज़रूरत नहीं है। देखो 5F5 नहीं है, यहाँ पर 5F4 है, फिर 6 है, इसी प्रकार 2 7 है और फिर 8 नहीं 9 है, इसको आप ध्यान में रखोगे। तो ये हो गया हमारा एक्टिनाइड तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हम एक्टिनाइड तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था की बात करते हैं। देखो ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था। देखो ऑक्सीकरण अवस्था में अपन क्या कह सकते हैं कि जिस प्रकार लेंथेनाइड तत्वों की मुख्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या थी, +3, ठीक इसी प्रकार से एक्टिनाइड तत्वों की मुख्य ऑक्सीकरण अवस्था भी क्या होगी, +3। यानी हम कह सकते हैं एक्टिनाइड तत्वों की मुख्य ऑक्सीकरण अवस्था, +3 होती है, +3 होती है। इसके अलावा यानी +3 के अलावा क्या कहेंगे, इसके अलावा कुछ एक्टिनाइड तत्व, कुछ एक्टिनाइड तत्व +2 +4 +5 +6 और +7 ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी दर्शाते हैं, ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी दर्शाते हैं। देखो लेंथेनाइडों की मुख्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या थी, +3, और कुछ लेंथेनाइड तत्व +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं। लेकिन एक्टिनाइडों में मुख्य ऑक्सीकरण अवस्था तो क्या है, +3, लेंथेनाइडों के समान। लेकिन इसके अलावा कुछ एक्टिनाइड तत्व +2 +4 +5 +6 +7 ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी दर्शाते हैं। यानी अपन कह सकते हैं कि ये परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। तो ये हो गई एक्टिनाइड तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था। अब देखो हम लास्ट में लेंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्वों की तुलना करते हैं, तुलना कह सकते हैं या अंतर कह सकते हैं। तो अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी, लेंथेनाइड व एक्टिनाइड में अंतर। लेंथेनाइड एवं एक्टिनाइड में अंतर, यह अपन ऐसे कह सकते हैं कि लेंथेनाइड व एक्टिनाइड की तुलना, यानी कौन कौन से इनमें अंतर होते हैं। देखो हम गुणों को लेकर इसमें अंतर की बात करेंगे। तो ये कॉलम तो गुण का, ये कॉलम है लेंथेनाइड का और ये कॉलम है एक्टिनाइड का। अब देखो ऑक्सीकरण अवस्था की बात करते हैं। पहले लेंथेनाइडों की मुख्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। कितनी होती है, +3। और इसके अलावा कुछ लेंथेनाइड तत्व +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं। एक्टिनाइडों की बात करें तो एक्टिनाइडों की मुख्य ऑक्सीकरण अवस्था भी +3 होती है, लेकिन इनके अलावा कुछ एक्टिनाइड तत्व +2 +4 +5 +6 और +7 ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी दर्शाते हैं। यानी अपन कह सकते हैं कि एक्टिनाइडों में कुछ एक्टिनाइड तत्व परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं। दूसरा गुण हमने लिया रेडियो सक्रियता। देखो लेंथेनाइडों में केवल प्रोमीथियम ही रेडियो सक्रिय तत्व होता है। इसकी चर्चा हमने लेंथेनाइडों में भी की है। लेकिन
एक्टिनाइडों में सभी एक्टिनाइड तत्व रेडियो सक्रिय होते हैं। फिर अगला गुण है ऑक्सो आयन। लेंथेनाइड ऑक्सो आयन नहीं बनाते हैं, जबकि एक्टिनाइड ऑक्सो आयन बनाते हैं, जैसे UO+, UO2+, PuO2+। अगला गुण है संकुल निर्माण। लेंथेनाइड संकुलों का निर्माण नहीं करते हैं, बल्कि ये आयनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, और एक्टिनाइड संकुलों का निर्माण करते हैं। अगला और अंतिम गुण है क्षारीय गुण, यानी अपन कह सकते हैं कि इनके जो हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड होते हैं उनके क्षारीय गुणों की बात कर रहे हैं अपन। तो लेंथेनाइडों के क्षारीय गुण कम होते हैं और एक्टिनाइडों के क्षारीय गुण अधिक होते हैं। तो देखो ये हमारी लेंथेनाइड व एक्टिनाइड में क्या हो गई, तुलना हो गई। हम तुलना कह सकते हैं, या असमानता कह सकते हैं, या अंतर कह सकते हैं। कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप होता है कि लेंथेनाइड व एक्टिनाइड में अंतर लिखिए, तो आप आराम से इनमें अंतर लिख सकते हो। तो देखो हमारा जो 8 नंबर का चैप्टर है डी एंड एफ खंड के तत्व, ये भी हमारा आज कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ बोर्ड एग्जाम की तरफ से महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस आज के वीडियो के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।